सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सहआचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम स्टूडेंट्स जो हैं उनके समक्ष जो लेक्चर लेकर आए हैं वो है सॉल्वेंट इफ़ेक्ट। देखिए, जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो पेपर नंबर 11th है उसमें यूनिट थर्ड जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग जो है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट जो चीज़ है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के संबंध में। कल हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के जो बैंड्स हैं वो कौन कौन से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट जो है उनके संबंध में और उनका क्या प्रभाव होता है, उनका डिफरेंट बैंड्स पर, डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस पर क्या इफेक्ट आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी सॉल्वेंट जो है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में जब काम में लिया जाता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो सॉल्वेंट जो है वो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें हम उसको काम में ले रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में, उसके लिए वो क्या होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब उस रेंज में जिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, चाहे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें, तो 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर की रेंज के बीच में वो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए जिस रेडिएशंस के क्षेत्र में हम उसका उपयोग एज ए सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। तो विलायक जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वो एक तो उस क्षेत्र में एब्जॉर्ब नहीं करे और दूसरा उसके साथ में उसका उन मॉलिक्यूल्स के साथ में जिसके लिए उसको सॉल्वेंट में के रूप में काम में लिया जा रहा है, मतलब सैंपल और सॉल्वेंट के बीच में किसी प्रकार का जो है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होगा तो उससे जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो इफेक्ट होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्वेंट के संबंध में। तो ए सुटेबल सॉल्वेंट इज द वन विच डज नॉट इटसेल्फ एब्जॉर्ब इन द रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि सही सॉल्वेंट वो है जो कि इन्वेस्टिगेशन जिस सॉल्वेंट के अंदर के का यूज करते हुए हम कर रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब नहीं करे। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सैंपल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेक्ट्रल एनालिसिस। किसी भी स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए हम जो सॉल्वेंट यूज में लेते हैं उसका जो सोल्यूशन बनाया जाता है वो काफ़ी डाइल्यूट होता है। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज 95% इथेनॉल। जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है सॉल्वेंट जो है वो है 95% इथेनॉल। Ethanol is a best solvent as it is a cheap and it is transparent down the 210 मिलीमाइक्रोन, या जिसको हम नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो जो इथेनॉल है वो बेस्ट सॉल्वेंट है क्योंकि वो 95% जो इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो 210 नैनोमीटर के ऊपर का जो रेंज है उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। Then commercial ethanol should not be used as it contains benzene which absorbs strongly in the ultraviolet region। जैसे कॉमर्शियल इथेनॉल या जो है उसको हम काम में नहीं लेते क्योंकि जब हम उसको कॉमर्शियल सिंथेसिस उसका करते हैं तो कुछ मात्रा में उसमें बेंजीन भी होती है जो कि यूवी विजिबल रेंज के अंदर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है। सम अदर सॉल्वेंट्स विच आर ट्रांसपेरेंट अबाउट 210 मिलीमाइक्रोन्स आर एन-हेक्सेन, मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोनाइट्राइल, डाइइथाइल ईथर एसेट्रा। तो ये सब जो सॉल्वेंट्स हैं जो कि 210 के ऊपर ट्रांसपेरेंट होते हैं उनका भी हम उपयोग इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। सम सॉल्वेंट्स विद देयर अपर वेवलेंथ लिमिट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर गिवन इन दिस टेबल T6। देखिए, इस टेबल को हम देखेंगे, इस टेबल में ये सॉल्वेंट्स दिए हैं। जैसे इथेनॉल है उसकी अपर लिमिट जो है 210 तक है, 210 के ऊपर वो आगे एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी तरह से हेक्सेन है वो भी 210 तक 210 तक एब्जॉर्ब करता है। मीथेनॉल ऑल्सो एब्जॉर्ब अप टू 210, साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल ईथर, दे ऑल एब्जॉर्ब अप टू 210 नैनोमीटर एंड बट अबाउट 210 नैनोमीटर दे आर ट्रांसपेरेंट। Similarly, water absorb up to 205, बेंजीन अप टू 280, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि कॉमर्शियल इथेनॉल जो है उसमें कुछ मात्रा में बेंजीन होती है इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता। क्लोरोफॉर्म एब्जॉर्ब एट 245, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एब्जॉर्ब एट 220 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 265 नैनोमीटर। Hexane and other hydrocarbons can be used as
these are less polar and have least interaction with the molecule under investigation। जैसे हम बात कर रहे थे कि मोलिकुलर इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में नहीं होना चाहिए, तो हेक्सेन जो है वो उनका उपयोग और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग जो है वो काफ़ी मात्रा में इसमें किया जाता है। फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इथेनॉल, वाटर एंड साइक्लोहेक्सेन सर्व्स द पर्पस बेस्ट। तो ये तीनों सॉल्वेंट्स जो हैं इथेनॉल, वाटर और साइक्लोहेक्सेन ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा उपयोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किए जाते हैं। द पोजीशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड फॉर ए पर्टिकुलर क्रोमोफोर बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे हमने मान लीजिए एक सॉल्वेंट की जगह दूसरा सॉल्वेंट लिया, तो जो लैम्डा मैक्स की जो पोजीशन है और उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ क्रोमोफोर के अंदर हम देखते हैं कि परिवर्तन होता है, और उसी को ही हम सॉल्वेंट इफेक्ट के अंदर यहाँ स्टडी कर रहे हैं। बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, compounds like dienes and conjugated hydrocarbons do not experience any appreciable shift। इसको समझने की आवश्यकता है कि जैसे जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं जैसे डाइन्स हैं या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि नॉन पोलर हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज का इफेक्ट हमें देखने में नहीं आता, बहुत कम नेग्लिजिबल चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं इट इज नॉट एन एप्रिशिएबल शिफ्ट। Thus, in general, the absorption maxima for a non-polar compound is the same in alcohol। जैसे अल्कोहल जो है जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें नॉन पोलर कंपाउंड का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वही रहेगा एज वेल एज इन हेक्सेन विच इज नॉन पोलर। तो चाहे हम अल्कोहल में देखें चाहे हेक्सेन में देखें, दोनों में जो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसमें कोई ज़्यादा चेंज हमें देखने में को नहीं मिलता। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर द पोलर कंपाउंड इज यूजुअली शिफ्टेड विद द चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे अगर कोई ऐसा पोलर कंपाउंड है जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है उसमें सॉल्वेंट पोलैरिटी के चेंज का इफेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स शो टू डिफरेंट शिफ्ट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमें दो डिफरेंट शिफ्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के संबंध में विच इज लेस इंटेंस। जैसा हमने पिछले बार कल बात की थी कि इनको हम आर बैंड्स भी कहते हैं, और क्योंकि ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं इसलिए ये ज़्यादा इंटेंस नहीं होते हैं। तो इन सच ए केस द एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू द शॉर्टर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सॉल्वेंट पोलैरिटी को इंक्रीज करने से। इन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन द ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ग्राउंड स्टेट है वो उसकी पोलैरिटी एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होती है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस टू द लेसर एक्सटेंट विद द कार्बोनाइल ग्रुप इन द एक्साइटेड स्टेट। तो जो एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, मतलब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस टू द लेसर एक्सटेंट विद कार्बोनाइल ग्रुप इन द एक्साइटेड स्टेट। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो स्टेबलाइजेशन है एक्साइटेड स्टेट का वो ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ एसीटोन इज 279 मिली माइक्रोन इन हेक्सेन। अब जैसे हेक्सेन में देखें अपन तो एसीटोन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी एन से पाई स्टार ट्रांजिशन का जो लैम्डा की वैल्यू है वो अराउंड 280 नैनोमीटर है हेक्सेन में, जबकि यही वाटर में 264 नैनोमीटर के अराउंड है या मिली माइक्रोन के अराउंड है, जो कि वाटर जो है हेक्सेन से ज़्यादा पोलर है। सो हम दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जैसे ही सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट जो है वो एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में ग्राउंड स्टेट का ज़्यादा स्टेबलाइजेशन करता है। सेकंड है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन विच इज के बैंड, जिसको हमने कहा कि कल भी हमने बात की थी कि विच इज वेरी इंटेंस। फॉर सच ए केस द एब्जॉर्प्शन बैंड मूव्स टू द लॉन्गर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हायर वेवलेंथ पर चला जाता है। द डाइपोल इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
lowers the energy of the excited state more than that of the ground state. अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है कि जब हमने ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट यूज़ किए हैं तो जो डाइपोलर इंटरेक्शन के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, बिकॉज द एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट. आप जानते हैं कि सॉल्वेंट का एक बेसिक नियम है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा पोलर को डिजॉल्व करेगा. तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा पोलर स्टेट को स्टेबलाइज करेगा. तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ज़्यादा पोलर स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए उसका स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है. तो इसलिए हम क्या देखेंगे, पाइस टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हायर स्टेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और इसके कारण से वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाती है. दस द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन इथेनॉल विल बी ग्रेटर देन ऑब्जर्व इन हेक्सेन. तो हेक्सेन के कंपैरिजन में इथेनॉल जो है वो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी. अब इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए ये बहुत अच्छी तरह से इसको यहाँ समझाया गया है. पहला लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ जो है हम देख सकते हैं एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में बात की गई है. तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसके लिए जो एनर्जी गैप है उसको हम ए बी से मार्क करता हुआ यहाँ देख सकते हैं, जिसको हम इस एनर्जी गैप को लिखा है डेल्टा E1 से. तो जब यही ट्रांजिशन जब ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में होगा तो दोनों कंडीशंस में स्टेबलाइजेशन हो गया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पाई स्टार भी स्टेबलाइज हो गई है और एन स्टेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो गई है. तो दोनों में से जो नॉन पोलर दोनों में से जो ग्राउंड स्टेट है उसका स्टेबलाइजेशन जो है उसका पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट. तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी गैप है CD, जो कि A और B से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये एनर्जी गैप जो है CD वो ज़्यादा है AB के कंपैरिजन में. दैट मीन्स E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर इस N से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी. तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या होगा, ये लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगा. इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं. पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है ए से ए बी, जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा E1. और पोलर सॉल्वेंट में जिसे हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू E2 डेल्टा E2. एंड इन दिस केस जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो एक्साइटेड स्टेट पाई एस्ट्रिक है उसका स्टेबलाइजेशन जो है वो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए क्या होगा, ए बी के कंपैरिजन में जो CD है, CD की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. दैट मीन्स डेल्टा E2 विल बी लेस देन डेल्टा E1, यानी एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फॉर पाई टू पाई स्टार इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट वुड बी लेस एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो द लैम्डा वैल्यू वुड बी व्हाट वी कैन से वुड बी इन द मोर हायर, जिसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स वुड बी in the higher wavelength region, that is red shift would be observed. In this case जो है red shift को हम क्या कह सकते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कह सकते हैं. तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है. In short, pi astric orbitals are more stabilized by hydrogen bonding with the polar solvent like water and alcohol. It is due to the greater polarity of the pi astric orbital compared to the pi orbital. Thus, the small energy will be required for such transition and absorption shows a red shift. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का, इसलिए जो है वो रेड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है. फिर है N to pi star transitions are also very sensitive to hydrogen bonding. N से pi star transitions भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए काफ़ी जो है वो सेंसिटिव होते हैं. Alcohols as well as amines form hydrogen bonding with the solvent molecule. Such association occur due to the presence of non-bonding electron on the heteroatom and thus transitions require greater energy. जैसा हमने पहले बात की कि ये N से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, वैसे ही N से सिग्मा स्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है. इन जनरल वी से दैट, देखिए ये वही सॉल्वेंट का एक डायग्राम है जिसको हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उनकी वो किस रेंज में ट्रांसपेरेंट है.
तो सबसे ऊपर जो है एक्राइलोनाइट्रल सॉल्वेंट है, जिसको हम देख सकते हैं, ये कंप्लीट 180 से लेके 400 तक की जो रेंज यहाँ दी गई है उसमें ट्रांसपेरेंट है, यानी कि एक्राइलोनाइट्रल सॉल्वेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर सॉल्वेंट जो है वो नीचे से एक जस्ट ऊपर जो है ये भी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी की हम बात करें तो एन हेक्सेन जो है वो लगभग 190 नैनोमीटर से लेकर आगे तक 400 तक ट्रांसपेरेंट है। और फिर मीथेनॉल है, 1,4 डाइऑक्सेन है। तो ये सब सॉल्वेंट्स जो हैं हम देख सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनी जो है ट्रांसपेरेंसी के कारण सबसे वर्सेटाइल उसका उपयोग किया जाता है। सॉल्वेंट का उपयोग जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से सैंपल को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक सैंपल को स्टडी करते हैं तो हमें मुख्य रूप से कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो उपयोग में लाना पड़ेगा। और जैसा सॉल्वेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सैंपल की स्टडी उसमें कर रहे हैं, क्योंकि उस सॉल्वेंट का बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट जो है के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात जो पहले हमने बात की थी, ये यहाँ पर इन जनरल वी से दैट नंबर 1, if the group carbonyl is more polar in the ground state than in excited state, then increasing polarity of the solvent stabilizes the non-bonding electron in the ground state due to hydrogen bonding. Thus the absorption is shifted towards the lower wavelength. अब जब ग्राउंड स्टेट का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो गया एक्साइटेड स्टेट की कंपैरिजन में, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और ये इस कारण से जो है जो वेवलेंथ है वो लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। स्पेशली जैसे हमने बात की थी आर बैंड के कंपैरिजन, आर बैंड के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा है इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर इन एक्साइटेड स्टेट देन एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू longer wavelength with increasing polarity of the solvent which helps in stabilizing the non bonding electron in the excited state। जैसे हमने पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में बात की कि पाई स्टार ट्रांजिशन जो है, पाई स्टार स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी पोलर सॉल्वेंट के कंपेरिजन, पोलर सॉल्वेंट के अंदर एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट जनरली शिफ्ट्स n to pi star and n to sigma star bands to the shorter wavelength and pi to pi star bands to the longer wavelength। तो ये पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि n से सिग्मा स्टार, n से पाई स्टार और n से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो हायर एनर्जी पर शिफ्ट हो गए, या जिसको हम कहते हैं लोअर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो गए। और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो क्या है, लोअर एनर्जी पर शिफ्ट हो गए, या जिसको हम कहते हैं लॉन्गर वेवलेंथ जो है उस पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो फॉलोइंग पॉइंट्स में ऑल्सो बी नोटेड इन कनेक्शन विद द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द वेरियस टाइप ऑफ बैंड्स। तो ये देखिए ये उसका जो हम बात कर रहे हैं उसका पूरा क्रक्स है, पूरा कंक्लूजन है। यानी के बैंड जिसके बारे में हमने कल बात की थी, द के बैंड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉन्जुगेटेड ईन्स एंड इनोन्स आर इफेक्टेड डिफरेंटली बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए के बैंड है जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण है। अब ये हमें दोनों में मिलता है, इन्स में भी मिलेगा और इनोन्स में भी मिलेगा, मतलब डाइन्स पॉलीन्स में भी मिलेंगे और इनोन सिस्टम यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों हो वो वहाँ पर भी मिलेंगे। तो जहाँ पर ये ज़्यादा पोलर है वहाँ पर तो इस पर इफेक्ट होगा, लेकिन जहाँ पर ये पोलर नहीं है वहाँ पर सॉल्वेंट पोलैरिटी का इसमें इफेक्ट नहीं होगा। तो इनोन सिस्टम्स में इसका इफेक्ट होगा, बट इन सिस्टम में डाइन्स पॉलीन्स में सॉल्वेंट पोलैरिटी को चेंज करने से के बैंड पर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। सो के बैंड्स ड्यू टू द conjugated dynes are not affected by changing the polarity of the solvent, while these bands due to enones show a red shift by increasing the polarity of the solvent। जैसा अभी अपन ने बात की थी कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में जो है इस पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये एज सच नॉन पोलर है, लेकिन इनोन्स के अंदर क्योंकि इनोन मॉलिक्यूल पोलर होते हैं इसलिए वहाँ पर हम सॉल्वेंट पोलैरिटी का इफेक्ट जो है वो देखते हैं कि वहाँ जो है ये रेड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ साइड। तो के बैंड जो है वो इनोन्स में जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट दर्शाता है। सेकेंड है आर बैंड, द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ और ब्लू शिफ्ट
विद इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसा हमने इसको पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है आर बैंड्स में। तीसरा है बी बैंड। कल हमने इसके बारे में बात की थी, बेंजीन और बेंजोनोइड्स कंपाउंड्स में हमें ये बैंड्स मिलते हैं। द पोजीशन as well as the intensity of the B band is not shifted by increasing the polarity of the solvent. But in heterocyclic aromatic compounds, a marked hyperchromic shift, that is increase in epsilon max, is observed by increasing the polarity of the solvent. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन डिफरेंट बैंड्स में सॉल्वेंट पोलैरिटी का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। हाउ द के बैंड इज इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट पोलैरिटी, हाउ द आर बैंड इज इफेक्टेड बाय सॉल्वेंट पोलैरिटी, एंड व्हाट आर द यूजफुल सॉल्वेंट्स फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सभी आप सबको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। आज के अपने लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।